सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका बीएमई का यूनिट नंबर 1 का 1 शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मटेरियल के बारे में पढ़ना है जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन जो है, एग्ज़ाम जो है आपका अब है। आज देखो 1 अगस्त है, ठीक है, 1 अगस्त है। एंड अभी सुबह के बज रहे हैं 10। ठीक है, 10 या 11 बज रहा है। एंड आज M1 का पेपर है बहुत सारे स्टूडेंट का, जिनका बैक है, मर्सी बैक है, और जिनका क्या है कि ईयर बैक है। ठीक है, अब इसके बाद आपका है फिर 4 तारीख को M2 का। ठीक है, 4 तारीख को क्या है M2 का है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम फंस रही है, जो हमारे फिजिक्स ग्रुप है, फिजिक्स ग्रुप का जो पेपर है पहले 4 को है, देन फिर उनका जो एग्ज़ाम है वो कब है, उनका एग्ज़ाम है फिर कब, आपका 6 तारीख को। हाँ, 6 तारीख को ही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये फंस रही है कि भैया हमारा बीएमई का जो एग्ज़ाम है वो 6 को है एंड M2 का एग्ज़ाम 4 को है। तो हमको सिर्फ रिवीजन के लिए टाइम मिल रहा है जो कि 5 तारीख को मिल रहा है। तो ये उसी के रिगार्डिंग वीडियो है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर दिए जाएं जिससे कि आप पढ़ पाओ। तो भैया देखो, आपको M2 और आपको अपना बीएमई थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। M2 आप कभी भी पढ़ सकते हो एंड आप बीएमए भी कभी पढ़ सकते हो, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना, कोई टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें भैया की तरफ से रहेंगी। एंड सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड व्हाट्सएप का जो चैनल है, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं चीज़ें अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ जाके व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ये जो नोट्स हैं ये मैंने डिटेल नोट्स बनाए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। एंड आई डोंट नो ये वीडियो कितने मिनट का होगा, कितने मिनट का नहीं होगा, बट मेरी गारंटी है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो, एंड तक देखते हो, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स गए हैं एंड पहले भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम जो गए हैं, तो 100% मान के चलो कि तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरी क्या है, पर्सनल गारंटी है। एंड अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एंड ये अगर ये आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपको नोट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो देखो, इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील्स, आयरन कार्बन डायग्राम, अलॉय स्टील्स एंड एप्लीकेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, डक्टाइल हो गया एंड ब्रिटलनेस हो गया एंड मेलेबिलिटी हो गया। नाउ टेंसाइल टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, डक्टाइल एंड ब्रिटल के लिए हुक्स लॉ एंड मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी एंड हार्डनेस टेस्टिंग पढ़ेंगे। सो मैं ये चीज़ बता दूं कि ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है एंड अगर ये चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना एंड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो सबसे पहला जो टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। तो देखो, इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल वो सारे मटेरियल होते हैं जो मशीन पार्ट्स, स्ट्रक्चर, टूल्स और कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान से सुनना, इंजीनियरिंग मटेरियल क्या, तो इंजीनियरिंग मटेरियल वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो मशीन को समझना, जो मशीन पार्ट्स, स्ट्रक्चर, टूल्स और कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपके मेटल्स हो गया एंड नॉन मेटल्स हो गया, अलॉय हो गया एंड सिरामिक हो गया एंड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो देखो, अगर तुमको एग्जाम में लिखने का आपका पता नहीं है कि कैसे लिखते हैं, तो जैसे फॉर्मेट में मैं दे रहा हूँ प्लीज़ वैसा फॉर्मेट में फॉलो करना एंड आपको बहुत सारी हेल्प होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया, अब हमको एक बात बताओ कि हमारा इसका पर्पज़ क्या है। तो देखो, पर्पज़ की बात सुनना, तो पर्पज़ है सही मटेरियल सिलेक्ट करना ताकि कंपोनेंट अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस दे सके। देखो, अगर हम सही मटेरियल सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा मटेरियल होगा वो हमें अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ देगा, ड्यूरेबिलिटी देगा और परफॉर्मेंस देगा। एंड अगर हमने वहीं गलत मटेरियल सेलेक्ट कर लिया तो ना तो वो अपनी स्ट्रेंथ दे पाएगा, ना ड्यूरेबिलिटी देगा, ना परफॉर्मेंस दे पाएगा। दैट्स वाई मटेरियल सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं, कॉस्ट हो गया, वेट हो गया, क्रोजन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया और मैन्युफैक्चरिंग ईज को क्या करता है, बैलेंस करता है। ध्यान से सुनना, जो कॉस्ट होता है, वेट होता है, क्रोजन होता है एंड रेजिस्टेंस होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग ईज को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है,
अब बात करते हैं डिज़ाइन इंजीनियर को मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ताकि फेलियर ना हो। जो हमारे डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं, जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है उनको मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ताकि फेलियर अवॉइड किया जा सके। ठीक है, आई होप तुमको ये समझ में आ गया। अब मटेरियल सिलेक्शन, अब देखो इसकी वर्किंग समझो, वर्किंग समझना है। वर्किंग क्या है कि मान लो कि हमारा जो मटेरियल सिलेक्शन है, मटेरियल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी और कंडक्टिविटी पे। एंड केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, कोरोजन एंड रेजिस्टेंस में। किस में डिपेंड करता है, कोरोजन एंड रेजिस्टेंस में। ठीक है, और इकोनॉमिक फैक्टर लाइक कॉस्ट हो गया, अवेलेबिलिटी। हर मटेरियल की इंटरनल एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। ध्यान से सुनना, जो हमारा मटेरियल सिलेक्शन है वो किस पे बेस्ड होता है, रिक्वायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक आपका स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, डेंसिटी हो गई, कंडक्टिविटी हो गई। एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई जैसे क्रोजन, रेजिस्टेंस। और इकोनॉमिक फैक्टर में आपका क्या हो जाता है, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी। एंड हर मटेरियल के इंटरनल एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। अब देखो देखो दो लेवल होते हैं, दो टाइप बोल दो या लेवल बोल दो या क्लासिफिकेशन ट्री समझ लो। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या, मेटेलिक मटेरियल। ठीक है, जो मेटल का मटेरियल होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस क्या होता है, लाइक आपका समझ लो आपका कास्ट आयरन हो गया और रफ आयरन हो गया, प्लेन कार्बन स्टील हो गया एंड अलॉय स्टील हो गया, ये आपका होता है फेरस। एंड नॉन फेरस क्या होता है, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया एंड लीड हो गया, टाइटेनियम हो गया, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब आते हैं आपके नॉन फेरस मटेरियल में। अब देखो नॉन मेटेलिक मटेरियल में क्या क्या आता है, आपका इनऑर्गेनिक आता है एंड आपका ऑर्गेनिक आता है एंड फिर आपका कंपोजिट आता है, कंपोजिट के बाद आपका सेमीकंडक्टर आता है। देन ऑर्गेनिक में क्या आता है, जो आपकी वुड हो गई एंड वुड के बाद आपका क्या हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक पॉलीमर हो गया, ये सब चीज़ आती है। एंड आपका जो इनऑर्गेनिक है उसमें आ गया आपका सिरामिक हो गया, ग्लासेस हो गया और कंक्रीट हो गया। एंड कंपोजिट में आपका फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, FRP बोलते हैं जिसको, कार्बन फाइबर हो गया, कंक्रीट हो गया या प्लस स्टील हो गया एंड सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन हो गया एंड जर्मेनियम हो गया। तो ये तुम्हारे क्या है, क्लासिफिकेशन ट्री है मेटलिक मटेरियल का और नॉन मेटलिक मटेरियल का। तो मेटलिक दो टाइप का होता है, फेरस, नॉन फेरस एंड नॉन मेटलिक देयर आर 4 टाइप। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कंपोजिट एंड सेमीकंडक्टर। सो आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सो देखो कैरेक्टरिस्टिक, सो फेरस मटेरियल। तो फेरस मटेरियल में क्या होता है कि देखो फेरस मटेरियल जो होता है वो आयरन बेस्ड होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, प्रोन टू रस्टिंग यानी कि प्रोन टू क्रोजन एंड कंपेरेटिवली चीप होता है। ठीक है, और जो नॉन फेरस मटेरियल होता है वो आयरन नहीं होता है, जनरली कोरोजन रेजिस्टेंस एंड नॉन मैग्नेटिक, लाइट वेट का होता है। ठीक है, एंड जो हमारा नॉन फेरस होता है वो आयरन नहीं होता है, इतना ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल देख लो भैया, जो नॉन मेटल होता है इसमें लो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है एंड इजीली मोल्डेबल है। देखो जो हमारा नॉन मेटल होता है वो लो डेंसिटी पे होता है एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है एंड इजी मोल्डेबल होता है। सो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। एंड अब समझ लो टाइप। तो टाइप में क्या होता है, फेरस मेटल हो गया, नॉन फेरस मेटल हो गया एंड नॉन मेटलिक हो गया, कंपोजिट मटेरियल हो गया, ये 4 प्रकार हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका क्या देखना है हमको, फेरस मटेरियल। तो फेरस मटेरियल क्या होता है, इसमें कास्ट आयरन, इसमें 2% से लेके 6.67% तक कार्बन होता है। ठीक है, एंड रफ आउट जो हमारा आयरन है क्या है, रफ आउट आयरन, इसमें ऑलमोस्ट प्योर आयरन होते हैं, लेस देन 0.1% ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन स्टील 0.05% से लेके 2% ऑफ कार्बन होते हैं। अलॉय स्टील में कार्बन स्टील्स प्लस कार्बन स्टील्स प्लस अदर एलिमेंट लाइक निकल, Cr एंड MO। ठीक है, तो देखो जो हमारा नॉन फेरस होता है, नॉन फेरस में क्या होता है कि जो हमारा नॉन फेरस होता है इसमें एल्यूमिनियम होता है एंड कॉपर होता है एंड ब्रास होता है एंड ब्रॉन्ज होता है एंड जिंक होता है, लीड होता है एंड टाइटेनियम, निकल होता है। ठीक है, एंड नाउ जो हमारा नॉन मेटलिक मटेरियल होते हैं वो प्लास्टिक, रबर, सिरामिक, वुड और ग्लासेस होते हैं। तो अब हमें पढ़ना क्या है, कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट मटेरियल में क्या होता है कि 2 या उससे ज़्यादा मटेरियल का कॉम्बिनेशन। ठीक है,
दो या दो से ज़्यादा मटेरियल का कॉम्बिनेशन, तो वो क्या कहलाता है, FRP एंड RCC, ठीक है ना। अब हम इनके एडवांटेज देखेंगे एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, तो चलो ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमको किस चीज़ के हमें वो देखने हैं, एडवांटेज। तो सबसे पहला हमें जो एडवांटेज देखने हैं वो हमें फेरस के देखने हैं, किसके, फेरस के देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फेरस के एडवांटेज देखते हैं। तो हाई स्ट्रेंथ होता है और हार्डनेस, हाई स्ट्रेंथ होता है एंड हार्डनेस बढ़िया होती है, ठीक है। एंड जो हमारा दूसरा है वो क्या हुआ है, चीप और इजीली अवेलेबल होता है। क्या होता है, चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है, अच्छी मैकेनिबिलिटी होती है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम नॉन फेरस मटेरियल को। तो नॉन फेरस में क्या होता है कि कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, लाइट वेट होता है एंड लाइट वेट के साथ साथ क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। एंड अच्छी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज फेरस एंड नॉन फेरस के। तो फेरस में क्या होता है, रस्टिंग होता है एंड वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड जो हमारा नॉन फेरस है उसमें वो कॉस्टली होते हैं एंड स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू स्टील, ठीक है। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो फेरस के जो एप्लीकेशन है वो है मशीन फ्रेम्स, स्ट्रक्चरल बीम्स एंड ऑटोमोबाइल चेजेस एंड टूल्स। एंड जो नॉन फेरस के एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स और एयरक्राफ्ट बॉडी और बियरिंग, जो बेयरिंग लगती है वो। एंड नॉन मेटेलिक में इंसुलेशन, गैस टैंक्स एंड पाइप्स एंड सील्स, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो एग्जाम क्लासिफिकेशन का ट्री बनाकर एग्जाम में लिखना तो बेस्ट मार्क्स मिलते हैं फेरस और नॉन फेरस में। अब नाउ नेक्स्ट हमारा आयरन कार्बन स्टील्स डायग्राम। तो आयरन कार्बन स्टील्स डायग्राम हमें देखना है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसको, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत हेल्पफुल रहता है एंड एग्जामिनेशंस में आता है। तो जो हमारा कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील है, तो इसमें ध्यान से समझना, जो हमारा कास्ट आयरन और कार्बन स्टील है ये दोनों आयरन कार्बन अलॉय होते हैं, जिनमें कार्बन का परसेंटेज के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होती है। कास्ट आयरन में 2% से 6.67% तक क्या होता है कार्बन होता है, जबकि कार्बन स्टील में 0.05 से 2% तक होता है। तो देखो जो हमारा क्या है, जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारा क्या है, जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, आयरन है और जो स्टील है, ठीक है। आयरन और स्टील दोनों आयरन कार्बन अलॉय होते हैं, जिनमें जो कार्बन परसेंटेज होता है, कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज होती है। कास्ट आयरन में होता है 2% से लेके 6.67% तक कार्बन, एंड जबकि कार्बन स्टील में 0.05 से 2% तक कार्बन होता है, ठीक है। नाउ पर्पस देखो, तो पर्पस क्या है भैया, पर्पस जो है देखो, कार्बन कंटेंट के थ्रू मटेरियल की हार्डनेस, स्ट्रेंथ और ब्रेटलनेस कंट्रोल करना क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। और दूसरा पर्पस क्या है कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए सूटेबल ग्रेड सिलेक्ट करना, लाइक मशीन बेड्स के लिए कास्ट आयरन और स्ट्रक्चर पार्ट के लिए माइल्ड स्टील, ये अलग होता है, ठीक है। तो नाउ अब हम बात करेंगे इसके वर्किंग कॉन्सेप्ट की, ठीक है, किसकी, वर्किंग कॉन्सेप्ट की। सो वर्किंग कॉन्सेप्ट लाइक आपका, जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ती है। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे जो हमारा कार्बन है, ठीक है, जैसे जैसे जो हमारा कार्बन है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे क्या होता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे कार्बन डिक्रीज होता है वैसे हार्डनेस और ये डिक्रीज होता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अब हम आगे वाली लाइन को रीड करेंगे, लेकिन जो डक्टिलिटी होती है और टफनेस होती है वो कम होती है। एक बात ध्यान से समझना, जो हमारा जैसे जैसे हमारी सपोज मान लो कार्बन की परसेंटेज बढ़ी तो हमारी हार्डनेस और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन जो हमारी डक्टिलिटी और टफनेस होती है वो कम नहीं होती है। कार्बन आयरन के साथ सेंटीमेट Fe3C बनता है, जो बहुत हार्ड होता है एंड ये ब्रिटल होता है, और ज़्यादा सेंटीमेंट इज इक्वल टू ज़्यादा हार्डनेस, लेकिन ज़्यादा ब्रिटलनेस नहीं होती है। सो आई होप तुमको समझ में आएगा कि जैसे जैसे हमारा कार्बन बढ़ेगा वैसे हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन डक्टिलिटी और टफनेस कम होती है, ठीक है। कार्बन आयरन के साथ सेंटीमेंट बनता है जो बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल होता है, ज़्यादा सेंटीमेंट इक्वल टू ज़्यादा हार्डनेस लेकिन ज़्यादा ब्रिटलमेंट, ठीक है। नाउ अब देखो कार्बन परसेंटेज देख लो, तो यहाँ पे 0.0 से लेकर 0.03 तक दिया गया है, ठीक है। एंड अब मैं एक बात बताता हूँ कि जो हमारा ये कार्बन का परसेंटेज है, यहाँ देखो, इनको देखना,
0.05 से लेके 0.3 तक है, एंड 0.3 से लेके 0.6 तक है, 0.6 से लेके 2% तक है, 2 से 6.67% तक। तो कैटेगरी क्या होगी यहाँ पे जो होगी वो होगी लो या माइल्ड कार्बन स्टील्स, यहाँ पे मीडियम कार्बन स्टील्स, एंड यहाँ पे हाई कार्बन स्टील्स एंड कास्ट आयरन। ठीक है, ये नेचर में क्या होगा, ये सॉफ्ट और डक्टाइल होगा, ये हमारा मीडियम और हार्ड होगा, एंड ये हार्ड लेस होगा और डक्टाइल होगा, एंड ये जो होगा ये हार्ड होगा एंड ब्रिटल होगा। ठीक है, तो आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा। एंड नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हम कास्ट आयरन की कंपोजिशन देखेंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन एलिमेंट हमने कार्बन लिया, इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 2 से 4.5% है। ठीक है, 2 से 4.5% है, एंड जो इसका हार्डनेस है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस बढ़ाता है। ठीक है, हार्डनेस और ब्रिटलनेस बढ़ाते हैं ये, एंड बहुत मतलब बहुत कम बोलो या ज़्यादा बोलो, इसकी रेंज कितनी होती है, 2% से लेके 4.5% तक। और जो हमारा सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है उसकी 1% से लेके 3% तक होता है। तो ये ग्रेफाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, ग्रेफाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड फ्लूइडिटी बढ़ाता है। ठीक, नाउ मैग्नीज Mn होता है, एंड इसका जो होता है ये क्या होता है कि ये 4% से लेके 0.4% से लेके 1% तक होता है। इसमें सल्फर का बुरा इफेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, जो यहाँ इसमें सल्फर का जो बुरा इफेक्ट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर आता है सल्फर। तो सल्फर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.02 से लेके 0.15% तक होता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या इफेक्ट करता है, इम्प्योरिटीज ब्रिटलनेस बढ़ाता है। ठीक है, अब आता है फास्फोरस। फास्फोरस में क्या होता है कि 0.05 से लेके 1% तक फ्लूइडिटी बढ़ाता है, लेकिन ब्रिटल भी करता है। ठीक है, सो आई होप तुमको समझ में आ गया, फ्लूइडिटी बढ़ाता है एंड ब्रिटल भी करता है, तो आई थिंक तुमको क्लियर हो गया। ठीक है, ना अब हम बात करेंगे कार्बन स्टील्स के कंपोजिशन की। तो देखो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है लो कार्बन, जिसको अपन माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। फिर होता है मीडियम कार्बन के बाद होता है अपना हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो देखो जो हमारा लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील क्या होता है कि ये जो इसकी कार्बन परसेंटेज होती है 0.05 से लेके 0.3% तक होते हैं। इसमें Fe थोड़ा होता है, प्लस Mn मतलब मैग्नीज हो गया, फिर आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के बाद सल्फर हो गया, सल्फर के बाद फास्फोरस हो गया। ठीक है, एंड इसमें मीडियम कार्बन स्टील में क्या होता है कि इसका जो रेंज रहता है वो 0.3 से 0.6 तक रहता है। ये इसकी हायर स्ट्रेंथ होती है और मशीन पार्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील्स क्या होता है, तो हाई कार्बन स्टील में 0.6 से लेके 1.5% कटिंग टूल्स, स्प्रिंग और हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना अब हम इसके टाइप देखेंगे कास्ट आयरन के और कार्बन स्टील के। तो देखो कास्ट आयरन के जो टाइप हैं वो कितने टाइप होते हैं, उनके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है कि ग्रेफाइड फ्लैक्स की वजह से ग्रे फ्रैक्चर होता है। ठीक है, व्हाइट कास्ट आयरन कार्बन सेंटीमेंट के फॉर्म में, देखो कार्बन जो होता है कार्बन सेंटीमेंट के फॉर्म में होता है एंड हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। फिर आता है मेलेबल कास्ट आयरन। मेलेबल कास्ट आयरन में क्या होता है कि व्हाइट CI को हीट करके डक्टाइल बनाया जाता है। ठीक, एंड जो हमारा डक्टाइल है, ठीक है, और डक्टाइल SG आयरन जो ये क्या है कि ग्रेफाइड और स्पेरिकल फॉर्म में होता है और इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नाउ अब अपन मूव करेंगे कार्बन स्टील्स के टाइप में। तो ये लो माइल्ड कार्बन स्टील होता है, मीडियम कार्बन स्टील होता है जो कि मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ, एंड ये हाई कार्बन स्टील होता है। तो मैंने ये ऊपर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, आई होप तुमने देख ली होंगी तो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आता है एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन के देखो एडवांटेज समझ लो, गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, एक्सीलेंट कॉस्टेबिलिटी होती है, वाइब्रेशन डैम्पिंग होता है और बहुत चीप होता है। जो हमारा कास्ट आयरन होता है ना ये हद से भी ज़्यादा चीप होता है। ठीक, एंड आता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील क्या होता है, ये गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और वेल्डेबल होता है और मैकेनेबल होता है और वर्सटाइल होता है। ठीक है, सो ये कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील्स के हमने क्या बता दिया आपको, हमने ये कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील के एडवांटेज बता दिए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज का ब्रिटल होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है और वेल्ड करना मुश्किल होता है। ठीक है,
एंड नाउ कार्बन स्टील, तो कोरोजन हो सकता है और हाई स्टील में ब्रिटलनेस बढ़ सकती है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन देखेंगे तो कास्ट आयरन में क्या होता है कि कास्ट आयरन जो होता है मशीन बेड में यूज होता है, इंजन ब्लॉक्स पाइप में यूज होता है, मैनहोल में कवर्स में यूज होता है, एंड फ्लाई व्हील्स में होता है। एंड माइल्ड स्टील स्ट्रक्चरल बीम्स, सीट्स, रॉड्स और बोर्ड्स, इस जगह हर एक जगह क्या यूज होता है, माइल्ड स्टील यूज होता है। अब बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील जो होता है, वो गेयर शाफ्ट और एक्सल में यूज होता है, ठीक है, गेयर शाफ्ट एंड एक्सल में यूज होता है। फिर आता है हाई कार्बन स्टील में क्या होता है कि कटिंग टूल हो गया, फाइबर हो गया, एंड स्प्रिंग हो गया, एंड चिज़ल हो गया, तो ये सब जगह यूज होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि एग्जाम टिप क्या है। तो कंपोजिशन टेबल याद करो विथ परसेंटेज रेंज के साथ, या डायरेक्टली न्यूमेरिकल शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो ये देखो तुमको ये भी समझ में आ गया कि कंपोजिशन ऑफ कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील्स, ठीक है। तो आई होप मेरे को ये इतना लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे को मूव करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये वाइट क्यों हो गया, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका आयरन कार्बन डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन कार्बन डायग्राम का मैं तुमको डायग्राम दे रहा हूँ, सो प्लीज़ सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे तुमको इसका लिंक मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम से तुम ज्वाइन कर लोगे तो तुमको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आयरन कार्बन डायग्राम। सो आयरन कार्बन डायग्राम बहुत वीवीआईपी टॉपिक है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, ठीक। तो देखो आयरन कार्बन जो होता है ये क्या होता है कि आयरन कार्बन का जो डेफिनेशन है वो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, वो फेज डायग्राम होता है, ठीक है। जो आयरन और कार्बन को डिफरेंट परसेंटेज पर अलग अलग टेम्परेचर पे कौन सा फेज एग्जिस्ट करता है ये दिखाता है। तो ध्यान से समझना, जो हमारा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है वो एक फेज डायग्राम होता है, जो आयरन और कार्बन के डिफरेंट परसेंटेज पर अलग अलग टेम्परेचर पे कौन सा फेज होगा, लाइक माइक्रो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये दिखाता है, ठीक है। ये स्टील और कास्ट आयरन की मेटलर्जी समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम्स होता है, ठीक है। नाउ इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पर्पस है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, लाइक एनलीनिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, ये सब चीज़ डिसाइड करने में हेल्प कौन करता है, आयरन कार्बन डायग्राम। और डिफरेंट कार्बन के परसेंटेज पर मटेरियल की माइक्रो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कौन करता है, किसकी हेल्प से करते हैं, आयरन कार्बन स्टील से। और स्टील और कॉस्ट आयरन के बीच में बाउंड्री 2% ऑफ कार्बन डिफाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें अब ध्यान से समझना। अब तुम्हारा आता है वर्किंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्किंग कॉन्सेप्ट के बाद समझना, देखो जो हमारे यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज देखो, ये हमारा जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा कार्बन का परसेंटेज है, एंड वाई एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर का सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो अब ये देखो जो हमारा एक्स एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 0 से लेकर 6.67% तक होता है, और वाई एक्सिस पर जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है। जैसे ही मोल्टन आयरन कार्बन अलॉय कूल होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लिक्विड ऑस्टेंट, फिर ऑस्टेंट से फेरेट प्लस पैरालाइट, या पैरालाइट प्लस सेंटीमेंट बेस्ड ऑन कार्बन परसेंटेज। तो देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो है सपोज मान लो ये आप देखना, यहाँ पे जो हमारा 1000 टेम्परेचर, यहाँ पे अल्फा फेरेटिन यानी अल्फा फेरेटिन भी है, एंड ऑस्टेंट भी है, ठीक है। एंड जो हमारा यहाँ पे ऑस्टेंट है ये आपका गामा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक। सो देखो अब ये इक्वेटिक एंड ये पी टी 0.77% ऑफ कार्बन 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। एंड यहाँ पे फेरेटिन प्लस पैरालाइट प्लस सेंटीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या होता है, ऑस्टेंट प्लस सेंटीमेंट्स है, ठीक है। एंड नीचे कास्ट आयरन है, ठीक है। एंड आपका ये एक इक्वेटिक है, एंड यहाँ पे
4.3% ऑफ कार्बन है एंड 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये लिक्विड है, ठीक है, और ये आपका कास्ट आयरन है, ये आपका स्टील है। सो आई होप तुमको ये सारा डायग्राम समझ में आ गया होगा। सो रट्टा मार लीजिएगा एंड डायग्राम को याद करके जाइएगा, तो बहुत अच्छा बना के आएगा और बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो इक्वेटेटिक पॉइंट्स मतलब एस, ये इसका टेम्परेचर कितना 770 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन है 0.77%। ये ऑस्टियन टू पैरालाइट फेरेट टू फेरेट प्लस सेंटीमेंट का कॉम्बिनेशन होता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इक्वेटेटिक पॉइंट 1147 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है एंड 4.3% ऑफ कार्बन है, ठीक है। और इसमें लिक्विड प्लस लेड ब्यूटेन मतलब ऑस्टेंट प्लस सेमेंटाइट में ऐड किया जाता है, ठीक है। A1 लाइन तो यहाँ पे 727 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कांस्टेंट है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन होती है। A3 लाइन वेरीज करता है 910 से लेके 727 तक एंड कार्बन होता है 0 से लेके 0.77% तक। ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर फॉर हाइपो इक्वेटेटिक स्टील होता है। एंड ACM लाइन वेरी करता है 727 से लेके 1147 तक एंड कार्बन का जो परसेंटेज होता है 0.77 से लेके 0.02% तक होता है, ठीक है। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइपर इक्वेटेटिक स्टील। सो आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया होगा। एंड अब बात करते हैं टाइप की। सो टाइप क्या है? टाइप देखो, सबसे पहले टाइप या जोन देखो, तो रीजन ऑफ द डायग्राम, तो स्टील का रीजन जो है वो 0 से लेके 2% ऑफ कार्बन तक है, ठीक है। तो जो हाइपो इक्वेटेटिक स्टील है उसका जो टेम्परेचर वो कार्बन परसेंटेज है वो 0 से लेके 0.77% तक है। इट मीन्स फेरेट प्लस पैरालाइट, ठीक है। और जो इक्वेटेटिक स्टील है उसका 0.77% कार्बन है, ये मतलब प्योर पैरालाइट है। हाइपो इक्वेटेटिक स्टील 0.77 से लेके 2% ऑफ कार्बन है, इसका मतलब पैरालाइट प्लस सेंटीमेंट का कॉम्बिनेशन है। फिर आता है तुम्हारा कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में क्या होता है? हाइपो इक्वेटेटिक कास्ट आयरन है 2% से लेके 4.3% ऑफ आयरन। इक्वेटेटिक कास्ट आयरन 4.3% ऑफ आयरन, लेड ब्यूरेटेड। और हाइपर इक्वेटेटिक कास्ट आयरन 4.3% से लेके 6.7% ऑफ कार्बन है, ठीक है। नाउ अब हम इसके एडवांटेज देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेज है हीट ट्रीटमेंट टेम्परेचर के लिए एक्यूरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं और मटेरियल प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट हो जाती है सिर्फ कार्बन परसेंटेज को देखकर, ठीक है। और जो हमारा स्टील वर्सेस कास्ट आयरन है, इसके क्लासिफिकेशन आसान हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? इसके जो क्लासिफिकेशन है वो आसान हो जाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। एंड नाउ जो हमारा लास्ट है डिसएडवांटेज या लिमिटेशन बोल सकते हो, तो ये इक्विलिब्रियम मतलब स्लो कूलिंग कंडीशन के लिए होता है, फास्ट कूलिंग के लिए फास्ट कूलिंग में एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं करता। देखो जो हमारा ये आयरन कास्ट आयरन, ये आयरन कार्बन वाला जो डायग्राम है, ये मतलब अगर टेम्परेचर मतलब ये जो होता है ये स्लो कूलिंग कंडीशन के लिए होता है, फास्ट कूलिंग के लिए एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं करता, ठीक है। अलॉय स्टील जिसमें निकल और CrMOHO के लिए डायग्राम एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन में ध्यान से देखना, जो हमारा स्टील और कास्ट आयरन को हीट ट्रीटमेंट साइकिल डिजाइन करता है। देखो स्टील और कास्ट आयरन का हीट ट्रीटमेंट साइकिल डिजाइन करता है एंड एनिलीन नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग टेम्परेचर डिसाइड करना और माइक्रो स्ट्रक्चर से मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिंक करना लाइक फाउंड्री एंड मेटलर्जी इंडस्ट्री। तो ये तुम्हारा टॉपिक नंबर 3 है, आयरन कार्बन का डायग्राम। एंड नाउ अब हम जो पढ़ेंगे अलॉय स्टील्स एंड उनके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक। सो अलॉय स्टील वो स्टील होते हैं जिसमें प्लेन कार्बन स्टील के अलावा एक या उससे ज्यादा एग्जैक्ट एलिमेंट होता है, ठीक। सो देखो जो हमारा अलॉय स्टील होता है वो स्टील जिसमें प्लेन कार्बन स्टील्स के अलावा एक या उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, मेलोबेडियम हो गया एंड वेनेडियम हो गया एंड टंगस्टन हो गया, इंटेंशनली क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं ताकि जो हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जैसे क्रोजन रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस हो गया, ये टफनेस हो गया, ये इंप्रूव हो सके। देखो ध्यान से सुनना, जो अलॉय स्टील होते हैं वो ऐसे स्टील्स होते हैं जिसमें हम प्लेन कार्बन स्टील्स के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं जैसे निकेल, क्रोमियम, मेलोबेडियम, वेनेडियम एंड टंगस्टन।
इनको हम इंटेंशनली ऐड करते हैं ताकि हमारा जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसे कोरोजन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, टफनेस हो गया एंड हार्डनेस हो गया, इन सबको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इसका पर्पस क्या होता है, प्लेन कार्बन स्टील्स की लिमिटेशंस, लो कोरोजन रेजिस्टेंस, लिमिटेड हार्डनेबिलिटी दूर करना, ठीक है, और हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस या कोरोजन रेजिस्टेंस जैसे स्पेशल प्रॉपर्टीज को क्या करना, ऐड करना, ठीक है। अब अलॉय का वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ लो। तो देखो अब ध्यान से समझना कि जो अलॉय एलिमेंट होते हैं, अलॉइंग एलिमेंट स्टील की क्रिस्टल स्ट्रक्चर और गेन बाउंड्री को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जो हमारे अलॉय अलॉय एलिमेंट होते हैं वो स्टील के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, ग्रेन बाउंड्री को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये एलिमेंट कार्बाइड बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कार्बाइड बना सकते हैं हार्डनेस के लिए, या सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए। हर एलिमेंट का एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। टफनेस का अलग रोल होगा एंड कोरोजन का अलग रोल होगा एंड हार्डनेस का अलग रोल होगा। सो आई थिंक समझ गए। अब मैं आपको हर एलिमेंट का नाम और उनके इफेक्ट बताऊंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो चलो अपना पेटियां बांध दो एंड देखो सुनो। सबसे पहले आता है एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है हमारा कौन सा, निकेल। निकेल का मतलब क्या है, Na। इसका सिंबल है Na। ये क्या करता है, टफनेस और कोरोजन का रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है। जो हमारा निकेल है वो टफनेस और कोरोजन का रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है। जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम को Cr से डिनोट किया जाता है एंड ये हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। फिर आता है मेलेविडियम, इसको MO होता है एंड ये हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ और हार्डनेबिलिटी, क्या देखो हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ और हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है वेनेडियम। वेनेडियम का होता है V। ये क्या करता है, ग्रेन रिफाइनमेंट करता है एंड फैटिग रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है। जो हमारा टंगस्टन है, टंगस्टन को हम W से डिनोट करते हैं। ये हाई टेम्परेचर हार्डनेस देता है, लाइक रेड हार्डनेस देता है। और मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीज Mn स्ट्रेंथ और हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है। एस के बाद इफेक्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर आता है तुम्हारा सिलिकन। तो सिलिकन जो होता है वो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाता है स्प्रिंग के लिए। सो आई होप तुमको निकेल, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मैग्नीशियम, सिलिकन एंड मेलेडियम का एलिमेंट ऑन इफेक्ट क्या होता है स्टील में, तुमको समझ में आ गया होगा। सो नाउ अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमें टाइप देखना है। तो देखो सबसे पहला आता है स्टेनलेस स्टील। तो इसमें कार्बन जो होता है वो 12 से 30% होता है, प्लस निकेल होता है एंड कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे हाई स्पीड स्टील की। तो हाई स्पीड स्टील में क्या होता है कि सबसे पहले टंगस्टन होता है, टंगस्टन के बाद आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम के बाद वेनेडियम होता है एंड मेलोविडियम होता है। एंड ये कटिंग टूल के लिए हाई टेम्परेचर हार्डनेस यूज होता है। एंड निकल स्टील के लिए टफनेस और हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है एंड एयरक्राफ्ट के पार्ट के लिए यूज किया जाता है। क्रोम वेनेडियम स्टील स्प्रिंग्स और एक्सेल के लिए यूज होता है। मैग्नीज स्टील वियर रेजिस्टेंस, रेलवे ट्रैक्स एंड क्रूसर जॉस के लिए यूज होता है। सिलिकॉन स्टील इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्प्रिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब हम एडवांटेज देखेंगे, एडवांटेज के बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस एंड डिसएडवांटेज। तो जो एडवांटेज है तो क्या है, बेटर कोरोजन एंड वियर रेजिस्टेंस को क्या करना, कंपेयर्ड टू प्लेन कार्बन स्टील्स एंड हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो और हाई टेम्परेचर और फैटिग रेजिस्टेंस एंड बेटर हार्डनेबिलिटी, मतलब डीप हार्डनिंग पॉसिबल होता है, ठीक है। नाउ अब आता है डिसएडवांटेज। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होती है, अलॉइंग एलिमेंट क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। मशीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ अलॉय स्टील्स में, ठीक है। वेल्डिंग में स्पेशली मतलब स्पेशल केयर चाहिए होती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें स्पेशल केयर चाहिए होती है। नाउ अब बात करते हैं एप्लीकेशन। तो स्टेनलेस स्टील, इसका मतलब किचन के यूटेंसिल हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, केमिकल प्लांट इक्विपमेंट हो गए, फिर ठीक है। अब हाई स्टील में क्या होता है, हाई स्पीड स्टील में लेथ टूल हो गया, ड्रिल हो गया, मिलिंग कटर्स हो गए, ठीक है ना। निकल क्रोम स्टील में क्या हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए और ऑटोमोबाइल्स, क्रैंकशैफ्ट और गेयर हो गया। मैग्नीज स्टील्स, इसमें क्या हो गया, रेलवे पॉइंटिंग, क्रॉसिंग रॉक्स, क्रूसर जॉज, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सिलिकॉन स्टील की। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर, कोर्स एंड लीफ स्प्रिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो ये जो तुम्हारा 4 नंबर का टॉपिक था अलॉय स्टील्स एंड उनके एप्लीकेशन, तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है। एंड अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं एंड फिर हम शुरू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैं देख रहा था कि इतने टॉपिक बाकी हैं भाई, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा तो वीडियो हो ही गया, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो बताते हैं कि मटेरियल में एक्सटर्नल फोर्स लोड के अगेंस्ट कैसा बिहेव करेगा। जैसे ये कितना स्ट्रांग है, कितना हार्ड है, कितना डिफॉर्म हो सकता है या सही से ब्रेक होने से पहले, ठीक है। देखो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो बताते हैं कि मटेरियल हमारा कितना फोर्स वियर कर सकता है, ठीक है। एंड ये कैसा बिहेव करेगा, जैसे ये कितना स्ट्रांग है, कितना हार्ड है, कितना डिफॉर्म हो सकता है ब्रेक होने से पहले, ठीक है। पर्पस क्या होता है कि मटेरियल को डिज़ाइन और एप्लीकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फेलियर प्रिवेंट करने और सेफ डिज़ाइन इंश्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे मैंने क्या लिखे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिखी है एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी अब पूछी जाती हैं पेपर में, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ में क्या होता है, देखो स्ट्रेंथ में क्या होता है कि मटेरियल की कैपेसिटी एक्सटर्नल लोड को बिना फेल हुए सहने की, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव या शेयर स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें में क्या आता है, हमारा स्ट्रेंथ आता है। स्ट्रेंथ के बाद हार्डनेस क्या होती है कि मटेरियल की रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, स्क्रैचिंग या बियर या एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हार्डनेस चेक करता है। फिर आता है टफनेस। टफनेस में क्या होता है कि मटेरियल की कैपेसिटी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बिना फ्रैक्चर हुए, मतलब एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो देखो टफनेस होती है मटेरियल की कैपेसिटी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बिना फ्रैक्चर हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, टफनेस। डक्टिलिटी क्या होती है, मटेरियल की कैपेसिटी कि वो टेंसाइल लोड के अंदर परमानेंटली स्ट्रेच हो सके, वायर बनने की प्रॉपर्टी। जो वायर होती है वो डक्टिलिटी होती है, लाइक मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है वो टेंसाइल लोड के अंदर परमानेंटली क्या हो, स्ट्रेच हो सके, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की। तो ब्रिटलनेस में क्या होता है कि मटेरियल बिना सिग्निफिकेंट डिफॉर्म के अचानक फ्रैक्चर हो जाता है, डक्टिलिटी का अपोजिट होता है। देखो जो हमारा हमने अभी डक्टिलिटी देखी है, ये डक्टिलिटी का अपोजिट होता है। ये इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो बिना सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन के अचानक ही फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। मेलेबिलिटी में क्या होता है कि मटेरियल की जो कैपेसिटी होती है, मटेरियल की कैपेसिटी वो कंप्रेसिव फॉर लाइक हैमरिंग, रोलिंग के अंडर सीट या फॉइल में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड इलास्टिसिटी, मटेरियल की कैपेसिटी लोड हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में आना, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे रबर हो गया एंड आपका स्प्रिंग स्टील हो गया। देखो स्ट्रेंथ में आपके एप्लीकेशन क्या हो गया, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। और आपका हार्डनेस में डायमंड का और हार्डेंड स्टील्स हो गया। एंड टफनेस में माइल्ड स्टील का एग्जांपल हो गया। एंड डक्टिलिटी में कॉपर गोल्ड माइल्ड स्टील हो गया। एंड ब्रिटलनेस में कास्ट आयरन, ग्लास और सिरामिक्स हो गया। एंड मेलेबिलिटी में गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड लीड हो गया। एंड इलास्टिसिटी में आपका क्या हो गया, रबर हो गया, स्प्रिंग स्टील्स, ये सारी चीज़। अब प्लास्टिसिटी में आता है कि मेटल जो होता है वो मेटल का परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, लाइक कैले हो गया और सॉफ्ट मटेरियल हो गया, इसमें आपका क्या आ जाएगा, प्लास्टिसिटी आ जाएगा, ठीक है। नाउ रिलायंसेस, इलेक्ट्रिक रेंज के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, जैसे आपका स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग में क्या होता है कि इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। फैटिग स्ट्रेंथ, रिपीटेड या साइक्लिक लोडिंग सहन करने की कैपेसिटी बिना फ्रैक्चर के, लाइक साफ्ट हो गया या गैर हो गया, ठीक है। क्रीप, हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट लोड के अंडर स्लो डिफॉर्मेशन ओवर टाइम, मतलब टरबाइन ब्लेड्स में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम आप ढूंढ सकते हो एंड बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी और डक्टाइल मटेरियल का बिहेवियर और ब्रिटल मटेरियल का बिहेवियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, अगर मान लो कि प्रॉपर्टी है डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर, तो इसमें क्या होगा, नेकिंग होता है ज़्यादा, ठीक है। क्या होता है, ज़्यादा होता है नेकिंग, और इसमें बहुत कम होता है और ऑलमोस्ट नील होता है, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्बेशन, इसमें जो डक्टाइल मटेरियल का बिहेवियर होता है उसमें ज़्यादा होता है एनर्जी एब्जॉर्बेशन, और टफ होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फेलियर टाइप ग्रेजुअली, और इसमें वार्निंग मिलता है, इसमें वार्निंग नहीं मिलता, इसमें सडन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज। सो एडवांटेज ऑफ नोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो
करेक्ट मटेरियल सिलेक्शन पॉसिबल होती है डिज़ाइन के लिए। तो देखो करेक्ट मटेरियल पॉसिबल होती है, करेक्ट मटेरियल जो होता है वो करेक्ट मटेरियल सिलेक्शन पॉसिबल होती है डिज़ाइन के लिए, और सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करना आसान होता है, एंड फेलियर एनालिसिस में क्या होता है कि हेल्प मिलती है। ठीक है, तो देखो जो हमारा फेलियर एनालिसिस है उसको उसमें हेल्प मिलती है, एंड और जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है उसको कैलकुलेट करने में हमें क्या मिलता है, आसान रहता है। अब बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो देखो प्रॉपर्टी टेस्टिंग कंडीशन, देखो जो प्रॉपर्टी है टेस्टिंग कंडीशन लाइक टेम्परेचर हो गया, लोडिंग रेट हो गया, इन पर डिपेंड करती हैं। रियल लाइफ में वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने से दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जैसे हार्डनेस बढ़ाने से टफनेस कम हो सकती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज, जैसे एक प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहे हो तो दूसरी प्रॉपर्टी से तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। लाइक अगर तुम हार्डनेस में बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो टफनेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन देख लो। जो हमारा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर लोडिंग वेयरिंग कंपोनेंट होता है, और हार्डनेस क्या होता है, कटिंग टूल्स हो गया, वेयरिंग सरफेस हो गया, एंड टफनेस में क्या हो जाता है कि गेयर हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल हो जाता है, एंड चेचेस हो जाता है। ठीक है, एंड ये इम्पैक्ट लोड करता है। डक्टिलिटी मेलेबिलिटी में क्या होता है, वायर ड्राइंग और मेटल सीट का फॉर्मिंग होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि जो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी है इसमें कंफ्यूज मत होना। डक्टिलिटी मतलब टेंशन या वायर, और मेलेबिलिटी मतलब कंप्रेशन या स्थिर बोल सकते हो। तो नाउ आई होप तुमको समझ में आ गया होगा आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ कि नोट्स चाहिए तो टेंशन मत लेना, नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा मेरे भाइयों, एंड जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आ गया हमारा क्या, टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट किसको बोलते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को, एंड इसमें क्या होता है कि ब्रिटिल डक्टाइल और ब्रिटिल पे काम करता है। तो अब हम इसको समझेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं हम टेंसाइल टेस्ट और स्ट्रेस या स्ट्रेन डायग्राम की। तो देखो जो टेंसाइल टेस्ट होता है ये एक मैकेनिकल टेस्ट होता है जिसमें स्पेसिमेन मतलब स्टैंडर्ड शेप का टेस्ट पीस को ग्रेजुअली क्या करते हैं, इंक्रीज किया जाता है, मतलब टेंसाइल लोड दिया जाता है जब तक वो क्या ना हो जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखो एक चीज़ ध्यान से समझना, जो टेंसाइल टेस्ट होता है ये एक मैकेनिकल टेस्ट होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड शेप का एक टेस्ट पीस लेते हैं एंड उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, पुल करते हैं, देन उसमें लोड किया जाता है, मतलब एक साइड दोनों साइड, मतलब दोनों साइड से उसको खींचा जाता है जब तक वो क्या ना हो जाए, बीच से फ्रैक्चर ना हो जाए। और इस प्रोसेस को हम टेंसाइल टेस्ट बोलते हैं, एंड इसी प्रोसेस को हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रिकॉर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान से समझना, जो टेंसाइल टेस्ट है, सपोज मान लो एक रॉड का टुकड़ा है, आप एक साइड से आपने पकड़ा, एक साइड से मैंने पकड़ा, एंड अपन एक साइड से आप फोर्स लगाओ, एक साइड से मैं फोर्स लगाओ, तो जब तक वो बीच से फ्रैक्चर ना हो जाए वो रॉड का टुकड़ा, उसी को हम क्या बोलते हैं कि हम टेंसाइल टेस्ट करें। जिस भी टाइम पे जिस भी क्या बोलते हैं अपना एक लिमिट होगी ना कि कितना स्ट्रेस या स्ट्रेन वियर कर पा रहा है, तो जब तक जितना वो स्ट्रेस वियर कर पा रहा है उस रीडिंग्स को हम नोट करते हैं, एंड वही हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। तो देखो इसका पर्पस क्या होता है कि मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करना, यील्ड स्ट्रेंथ और एलोवेशन परसेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को फाइंड करना। तो मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटल है ये डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा वर्किंग समझना। जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, मतलब गॉज लेंथ मार्क जो होती है, इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूटीएम में क्या करते हैं, ग्रिप करते हैं, एंड लोड ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। देखो जो हमारा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, मान लो सपोज हमारा रॉड का टुकड़ा है, उसको हम यूटीएम मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या करेंगे, ग्रिप करेंगे, और लोड को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। हर स्टेप्स पर लोड और क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटेंशन रिकॉर्ड होता है। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड या ओरिजिनल अक्रॉस सिलेक्शन एरिया, और स्ट्रेस मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को प्लॉट करके स्ट्रेन और स्ट्रेन डायग्राम को बनाया जाता है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, जो हमारा एक रॉड का टुकड़ा है, हम उसको यूटीएम मशीन में क्या करते हैं, ग्रेप करते हैं, एंड धीमे धीमे लोड को बढ़ाया जाता है। हर स्टेप पर लोड और क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटेंशन रिकॉर्ड किए जाते हैं। स्ट्रेस मतलब होता है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, और स्ट्रेस होता है चेंज इन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम प्लॉट में मतलब प्लॉट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में।
तो हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम बनता है। तो देखो यहाँ पे अब ध्यान से समझना कि नीचे जो रुको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, आई थिंक अब ठीक है। जो हमारा नीचे और ये नीचे जो हमारा ये वैल्यू, ये हमारा क्या है, ये स्ट्रेंथ की, ये स्ट्रेन है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो देखो यहाँ पे अब ध्यान से समझना। अब मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो 0 0 है यहाँ से हमारा उठा, ठीक है। एंड ये उठा देन यहाँ तक गया, ठीक है। फिर हमने ऐसा घुमा दिया, ठीक, मतलब ये डायग्राम बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम 250 तक गए। यहाँ पर y1 अपना ये अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। एंड अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपर यील्ड पॉइंट, देन यहाँ पे अपना इलास्टिक पॉइंट है, ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट हो गया एंड ये इलास्टिक पॉइंट हो गया, ठीक। फिर ऊपर हमारा इलास्टिक रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इलास्टिक रीजन है, ठीक है। एंड ये हमारा, फिर हम ऊपर तक गए, कहाँ तक, 400 स्ट्रेस तक गए, ठीक है। 400 के ऊपर गए। तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस हमको मिल गया, मतलब ये हमारा बहुत ज़्यादा इसने लोड बियर कर लिया। एंड ये फिर यहाँ पे एफ में आके फ्रैक्चर पॉइंट पे हो जाता है। तो ये इलास्टिक रीजन है एंड नेकिंग आफ्टर यू, ठीक है। तो ये फ्रैक्चर पॉइंट एफ होता है एंड इलास्टिक, और यू जो हमारा है ये क्या है, नेकिंग अल्टीमेट स्ट्रेस है। तो आई थिंक ये चीज़ तुमको समझ में आ गई कि कैसा डायग्राम बनाना। अब देखो मैं तुमको ओ पी, तो देखो यहाँ पे मान लो कि ये पी मान लो एंड ये ओ हो गया एंड पी। अब मैं तुमको समझाता हूँ। तो देखो जो ओ और ओ टू पी पॉइंट है ये हमारा क्या है, प्रोपोजिशनल लिमिट है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोजिशनल, मतलब हुक्स लॉ को फॉलो कर। जो ओ टू पी है, देखो ये ओ टू पी है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बात करते हैं पी टू ई, ये पी से लगा के ई तक, पी से लगा के ई तक। तो पी यहाँ पे है और ये ई यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इस पॉइंट तक लोड हटने पर मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप ले सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मतलब अगर हमने यहाँ पे लोड हटा दिया पी से ई में इलास्टिक लिमिट में, तो इस पॉइंट तक लोड हटने पर मटेरियल अपनी क्या ले लेगा, ओरिजिनल शेप ले लेगा। फिर आता है y1 to y2। तो देखो y1 to y2 यहीं पे ही है, ठीक है। y1 एंड y2 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है, मटेरियल बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस के प्लास्टिकली डिफॉर्म होने लगता है, ठीक है। एंड जो हमारा ये यू पॉइंट है एंड एफ पॉइंट, 2 पॉइंट बचे, तो इनको भी समझ लो। यू एंड एफ पॉइंट क्या होते हैं, तो देखो यू जो पॉइंट होता है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, मतलब यूटीएस होता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल सहन कर सकता है। एंड जो हमारा एफ पॉइंट होता है वो फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट होता है। स्पेसिमेन यहाँ पर टूट जाता है नेकिंग के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा यूटीएस है, यूटीएस अल्टीमेट टेस्ट होता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसिमेन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ब्रिटल मटेरियल का डायग्राम देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, सो देखो ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस का जो डायग्राम है, ये ब्रिटल मटेरियल कास्ट आयरन का डायग्राम है। तो यहाँ पे आपका नीचे स्ट्रेस है और यहाँ पे स्ट्रेन है। तो ये अपन सेम डायग्राम है। यहाँ पे फ्रैक्चर होता है सडन नो नेकिंग और यील्ड पॉइंट। यहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है वो सडनली होता है। एंड ये मान के चल लो 270-80 के बीच में तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। अब इसको समझो कि जो ब्रिटल मटेरियल में कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है और बिना सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के सडनली फ्रैक्चर हो जाता है। यील्ड पॉइंट क्लियरली डिफाइन नहीं होता। इसमें जो होता है वो यील्ड पॉइंट क्लियरली डिफाइंड नहीं होता कि ऊपर जैसा क्लियरली डिफाइंड हो, नीचे जो हमारा ब्रिटल मटेरियल है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो यील्ड पॉइंट क्या होता है, डक्टिलिटी में समझना और ब्रिटल में समझना। अब ध्यान से समझना इनके, मैं ब्रिटल वर्सेस डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल समझा रहा हूँ, समझो। तो जो यील्ड पॉइंट होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है डक्टाइल में, ठीक है। और ब्रिटल में क्या होता है कि नहीं होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। नेकिंग मतलब होता है फ्रैक्चर से पहले। देखो डक्टाइल जो होता है, देखो मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे देखो कोई नेकिंग नहीं है, मतलब नेकिंग मतलब नीचे को आना, ठीक है। तो यहाँ पे नेकिंग है, ठीक है। तो जो हमारा डक्टाइल होता है, डक्टाइल में होता है फ्रैक्चर से पहले, लेकिन जो हमारा ब्रिटल होता है, ब्रिटल में नहीं होता है, ठीक है। एलोगेशन परसेंट इसमें ज़्यादा होता है, 20 से 40% होता है। इसमें बहुत कम होता है, लेस देन 5%।
और एनर्जी एब्जॉर्प्शन इसमें ज़्यादा होता है, या टफ बोल सकते हो, इसमें कम होता है। ठीक, एग्जाम्पल ये माइल्ड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड यहाँ पे कास्ट आयरन, ग्लास, सिरामिक्स एंड कॉन्क्रीट, ये सारी चीज़ें हैं। एंड नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स एंड रिलेटेड में। तो देखो, स्टैंडर्ड टेंसाइल टेस्ट एज अबव, कंप्रेसिव टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, प्रूफ लोड टेस्ट मतलब बोल्ट्स एंड फास्टनर्स के लिए यूज होता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लो। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कि मल्टीपल जो प्रॉपर्टी होती है एक ही टेस्ट से मिलती हैं, स्ट्रेंथ, डक्टाइल्स और मॉडुलस। ठीक है, स्टैंडर्ड और वाइडली एक्सेप्ट टेस्ट जैसे ASTM, IS कोड्स, ये सारी चीज़ें। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या होता है, रिलायबल होता है। ठीक है, सो मैं बता दूं कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है उसके लिए क्या होता है, रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेज। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मतलब स्पेसिमेन वेस्ट हो जाता है, एंड एक्चुअल कंपोनेंट बिहेवियर से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, साइज इफेक्ट होता है, नॉट्स हो जाता है। डायनेमिक इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशन रिप्रेजेंट नहीं करता। क्या नहीं रिप्रेजेंट नहीं करता, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन रिप्रेजेंट नहीं करता। अब एप्लीकेशंस देख लो। तो देखो, मटेरियल क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, मतलब मिल टेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है। डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए अलाउेबल हो जाती है स्ट्रेस वैल्यू डिटरमाइन करना, और न्यू मटेरियल डेवलपमेंट और रिसर्च हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड वो है हुक्स लॉ। एंड हुक्स लॉ बहुत बारी पूछा जाता है, सो हुक्स लॉ को अपन करते हैं। ठीक है, सो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, जो हमारी इलास्टिक लिमिट है, देखो जो हमारा हुक्स लॉ, ध्यान से समझना, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जो हमारा हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस इज प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट। लाइक देखो ध्यान से समझना, जो हमारा E इज इक्वल्स टू, ये कहना चाह रहा है जो हमारा हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ बराबर, हुक्स लॉ जो होता है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, इक्वल टू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब बात समझो, पर्पस क्या होता है कि मटेरियल की स्टिफनेस मतलब रिजिडिटी को मेजर किया करना, इसका पर्पस होता है। ठीक है, हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पर्पस क्या होता है कि मटेरियल की स्टिफनेस रिजिडिटी को मेजर करना, एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन का प्रिडिक्शन डिजाइन किया जाता करना डिजाइन करने के टाइम। देखो, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का प्रिडिक्शन करना डिजाइन के टाइम। ठीक है, अब ध्यान समझना, वर्किंग, जब तक मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब स्ट्रेस मतलब आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, स्ट्रेन मतलब आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, का रेशियो कांस्टेंट रहता है, जिससे यंग मॉडुलस होता है। अब ध्यान से सुनो, E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन नल, नल बोल सकते हो, एंड इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, F अपॉन A, देन L और L। तो यहाँ पे जो हमारा F है वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होता है, एंड A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एंड ये क्या होगा, ये हमारा जो होगा चेंज ऑफ लेंथ होता है, एंड L जो हमारा होता है वो ओरिजिनल लेंथ होता है। ठीक है, नाउ अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो इलास्टिक रीजन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। ठीक है, और रेफर करो टॉपिक नंबर 6 को, डक्टाइल प्रोग्राम, जो आपका O से P तक हमने दिखाया है। ये लाइन का स्लोप ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। देखो मैं बताता हूं आपको, OP, ये जो लाइन का जो स्लोप है, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यही हमारा जो होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एंड अब आता है कैरेक्टरिस्टिक। तो E की वैल्यू मटेरियल की स्टिफनेस बताती है, जितना E ज़्यादा होगा उतना मटेरियल रिजिड होता है। ध्यान रखना, जो हमारा E की वैल्यू है, E की वैल्यू मटेरियल की क्या बताती है, स्टिफनेस बताती है। जितना ज़्यादा E होगा उतना ज़्यादा मटेरियल क्या होता है, रिजिड होता है, और कम डिफॉर्म होगा सेम स्ट्रेस पर। ठीक है, E का यूनिट क्या होता है, N अपॉन mm2, या GPa स्टील 200 GPa, एल्यूमिनियम 70 GPa, रबर जो होता है 0.01 से लेके 0.1 GPa तक। एंड जो हुक्स लॉ है वो सिर्फ एक इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, उसके आगे वैलिड नहीं होता। जो हमारा हुक्स लॉ है वो एक हुक्स लॉ जो है वो एक इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, एंड उसके आगे वैलिड नहीं होता। अब ध्यान से समझना, यंग्स मॉडुलस E से डिनोट किया जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेस, एंड इसका मीनिंग क्या होता है, टेंसाइल अपॉन कंप्रेसिव स्टिफनेस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेंथ, मीनिंग क्या होगा, शेयर स्टिफनेस, ठीक है। बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम चेंज रेजिस्टेंस अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर। अब आता है रिलेशन बिटवीन ई जी एफ, तो ई इज इक्वल टू 2G ब्रैकेट 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, तो जहां म्यू इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो होता है, ठीक है। तो अब इसके हम एडवांटेज देखेंगे। तो डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती है डिजाइन स्टेज पर, ठीक है। एंड डिफरेंट मटेरियल की स्टेफनेस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। लिमिट डिसएडवांटेज क्या है, हुक्स लॉ सिर्फ इलास्टिक रीजन तक एप्लीकेबल होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रिडिक्ट नहीं करता है, टेम्परेचर रेंज एक साथ ही ई की वैल्यू चेंज हो सकती है, जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर चेंज के साथ ही ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन, तो स्प्रिंग और इलास्टिक कंपोनेंट के डिजाइन, स्ट्रिंग और इलास्टिक कंपोनेंट के डिजाइन, बीम डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन और सिविल मैकेनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। साफ्ट डिजाइन में साफ्ट डिजाइन में ट्रोजनल डिफ्लेक्शन होता है यूजिंग जी, ठीक है। तो आप ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और ई जी ई का रिलेशन याद रखिएगा। एंड नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने हार्डनेस टेस्टिंग BHN और इम्पैक्ट टेस्टिंग में। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एंड इसके बाद हमारा ये यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस टेस्ट जो होता है वो मटेरियल की रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन स्ट्रेचिंग या वियर मेजर करता है। देखो जो हमारा हार्डनेस होता है वो क्या होता है, हार्डनेस टेस्ट मटेरियल की रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन स्ट्रेचिंग या वियर मेजर करता है। इम्पैक्ट टेस्ट मटेरियल की टफनेस, सडन शॉक लोड और सहन करने की क्या करता है, कैपेसिटी को मेजर करता है। इसका पर्पस क्या होता है कि मटेरियल के जो सरफेस है, मटेरियल की सरफेस हार्डनेस क्विकली और नॉन डिस्ट्रक्टिवली मेजर करना, ठीक है। देखो जो मटेरियल होता है, मटेरियल की सरफेस हार्डनेस क्विकली और नॉन डिस्ट्रक्टिवली मेजर करना, ठीक है। मटेरियल की ब्रिटिशनेस, टफनेस को सडन इम्पैक्ट लोड के अगेंस्ट इवेल्यूएट करना, ठीक है। एंड अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो जो देखो एक हार्डेड स्टील का वेल होता है या टंगस्टन कार्बिड की वेल होती है, को नॉन लोड मतलब पी के साथ क्या किया जाता है, स्पेसिमेन सरफेस पर प्रेस किया जाता है फिक्स टाइम के लिए। तो इंडेंटेशन का जो डायमीटर होता है, डायमीटर डी मेजर करके ब्रेनेल हार्डनेस नंबर कैलकुलेट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, ये BHN का फॉर्मूला है, जहां पर जो हमारा ये फॉर्मूला है, एंड ये जो पी है, जो हमारा पी है, देखो अभी समझाता हूँ, BHN, ठीक है, BHN। तो देखो जो हमारा BHN है, तो यहाँ पे P हमारा क्या होगा, अप्लाइड लोड होगा जो KGF में होगा, एंड जो हमारा D है बॉल का डायमीटर होगा MM होगा, और जो हमारा स्मॉल d है वो इंडेंटेशन ऑफ डायमीटर होगा। तो प्लीज़ ये ध्यान से रखिए। अब वर्किंग स्टेप्स ऑफ स्पेसिमेन क्या है, तो वर्किंग स्टेप्स ऑफ स्पेसिमेन ध्यान से देखो कि स्पेसिमेन सरफेस को फ्लैट और क्लियर करो, जो हमारा स्पेसिमेन सरफेस होता है उसके फ्लैट और क्लीन करो, ठीक है। देखो स्पेसिमेन सरफेस को फ्लैट और क्लीन करो, हार्डेंड स्टील वॉल को फिक्स्ड लोड के साथ स्पेसिमेन पर प्रेस करो 10 to 30 सेकेंड, और लोड हटाओ, इंडेंटेशन का डायमीटर माइक्रोस्कोप से मेजर करो, और फॉर्मूला से BHN कैलकुलेट करो। तो BHN का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है, एंड PD और छोटा d क्या होता है वो बता दिया, ठीक है। अब ब्रेनेल BHN, देखो यहाँ पर टाइप ऑफ हार्डनेस टेस्ट, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ हार्डनेस टेस्ट, ब्रेनेल, रॉकवेल और वीकर्स और श्योर स्केलर स्कोप। तो BHN हार्ड एंड स्टील्स या टंगस्टन कार्बिड बॉल भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड मेटल्स लाइक कास्टिंग और फॉरगिवेबल। रॉकवेल में क्या होता है कि डायमंड कोन होता है या स्टील बॉल होता है। इसमें क्या होता है क्विक टेस्टिंग होती है, और हार्डनेस स्टील वाइड रेंज में होती है, ठीक है। वीकर्स में क्या होता है डायमंड पिरामिड स्क्वायर बेस में होती है, और वेरी हार्ड मटेरियल थिन शीट्स और प्रिसाइज मेजरमेंट्स में होती है, ठीक है। अब आता है आपका सोर स्केलर स्कोप। तो इसमें क्या होता है कि डायमंड ट्रिपल्ड हार्मर होता है, रीबाउंड टेस्ट होता है, लार्ज कंपोनेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव फील्ड ऑफ टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आता है वर्किंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्पैक्ट टेस्ट में नॉच्ड स्पेसिमेन को सडन ब्लो से जोड़ा जाता है, और स्पेसिमेन को फ्रैक्चर करने में लगी एनर्जी मेजर की जाती है। ये एनर्जी मटेरियल की क्या बताती है, टफनेस बताती है। ध्यान से सुनना, जो हमारा इम्पैक्ट टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट में एक नॉच्ड स्पेसिमेन को क्या करते हैं, सडन
सडन ब्लो से जोड़ा जाता है, मतलब पेंडुलम हैमर समझ सकते हो, इससे जोड़ा जाता है। और स्पेसिमेन को क्या किया जाता है, फ्रैक्चर करने में लगी गई एनर्जी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एंड ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी मटेरियल की टफनेस बताती है। तो आइजॉड टेस्ट होता है, इसमें वर्टिकली क्लैम्प्ड मतलब कैंटिलीवर एक फिक्स्ड होता है। इसमें क्या होता है कि नॉच क्लैंप के पास हैमर से फेस करता है। एंड क्रैपी टेस्ट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट होता है, इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम का यूज होता है। एंड नॉच्ड हैमर का अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट साइड होता है। तो इम्पैक्ट एनर्जी कैलकुलेशन के लिए पेंडुलम की इनिशियल हाइट h1 और स्पेसिमेन तोड़ने के बाद h2 की एनर्जी एब्जॉर्ब कैलकुलेट होती है। एंड एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है W इंटू H1 माइनस H2। तो यहाँ पर W मतलब वेट ऑफ हैमर एंड हाइट, इनिशियल हाइट और स्पेसिमेन तोड़ने के बाद की हाइट, ठीक है। अब आता है एडवांटेज क्या है हार्डनेस टेस्ट के, तो क्विक और सिंपल टेस्ट होता है और मोस्टली नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब स्पेसिमेन रीयूज हो सकता है, सिर्फ छोटा इंडेंटेशन आता है, ठीक है। हार्डनेस से अप्रोक्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एस्टिमेट की जा सकती है, ठीक है। इम्पैक्ट टेस्ट मटेरियल की टफनेस और नॉच सेंसिटिविटी पता चलती है। लो टेम्परेचर ब्रिटलनेस डिटेक्ट हो जाता है, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन। एंड अब बात करते हैं हम इसके हार्डनेस टेस्ट के डिसएडवांटेज की। तो ब्रेनल टेस्ट थिन मटेरियल के लिए लिमिटेड है, मिनिमम थिकनेस चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, मिनिमम थिकनेस चाहिए होती है। और सरफेस फिनिश और इंडेंटेटर कंडीशन रिजल्ट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इम्पैक्ट में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है एंड रिजल्ट स्पेसिमेन की नॉच शेप साइज पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एंड अब आप देखो एप्लीकेशन है हार्डनेस टेस्ट के। हार्डनेस टेस्ट का जो एप्लीकेशन है वो क्वालिटी कंट्रोल, हीट ट्रीटमेंट, वेरिफिकेशन टूल, स्टील चेकिंग। देन इम्पैक्ट टेस्ट ऑटोमोबाइल और स्ट्रक्चरल स्टील्स की टफनेस वेरीफाई करना, लो टेम्परेचर सर्विस मटेरियल पाइपलाइंस का इवेल्यूएशन करना। सो देखो भैया यहाँ पे तुम्हारा ये यूनिट नंबर 1 मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर तुमको ये नोट्स चाहिए, देखो मैं लिटरली सच बोल रहा हूँ। एंड मैं अगर अपलोड नहीं कर पाऊँ तो मेरे को एक बार याद दिला देना कि भैया आप प्लीज़ याद कर, ये मतलब आपने नोट्स का बोला था एंड आपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड नहीं किया। तो देखो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सो प्लीज़ जाके चेकआउट करो। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है मेरी साइड से। एंड जाके अपना यूनिट नंबर 1 पढ़ लो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 पढ़ाएंगे जो कि बहुत अच्छा होगा। एंड सारे नोट्स ऐसे ही हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।